पहले होनी चाहिए कि हमारी सरल अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को क्या कहेंगे हम? उसकी आणविकता कहते हैं। बैठ जाओ। ओ अल्तमस, खड़ो बेटा अपनी जगह से। पढ़कर तू तो रोज ही पढ़कर आने का न बता। जो हमारे अभिक्रिया की आणविकता है वो कहाँ तक हो सकती है? मैंने समझाया था। एक अणुक, द्विअणुक या त्रिअणुक या चार अणुक कहाँ तक पहुँच सकते हैं? तीन अणुक। तीन अणुक अभिक्रिया की आणविकता बताओ, यानी डेफिनेशन लिखो क्या है। तीन अणुक अभिक्रिया की परिभाषा बताओ क्या है? लिखवाई थी मैंने कल, बताओ। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनकी आणविकता तीन होती है उन्हें त्रिअणुक अभिक्रिया कहते हैं। बस बैठे नीचे बेवकूफ इंदा से। ओ खड़ा हो रहा सीधे से। खड़ा तो हो जा। क्या द्विअणुक अभिक्रिया बता क्या हुआ है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें दोनों भाग मिलते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनकी आणविकता कितनी होती है? दो होती है, द्विअणुक अभिक्रिया कहलाती है। बैठ जा सुहेल। अब बताओ, किसी अभिक्रिया की आणविकता शून्य हो सकती है नहीं हो सकती? हाँ, नहीं हो सकती, क्योंकि जब तक हमें अभिकारक ना मिलेंगे, हमें उत्पाद कहाँ से मिल जाएंगे? तो किसी भी अभिक्रिया की आणविकता शून्य नहीं हो सकती। और किसी भी अभिक्रिया की आणविकता तीन से ज़्यादा होना हाँ मुमकिन तो है नहीं, लेकिन हाँ यानी कठिन ही मान लो या मुमकिन मान लो, लेकिन हो सकती है। नहीं कह सकते नहीं है, लेकिन हो सकती है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा क्या हमारा कठिन है। अब भाई हमने पढ़ा था कि अभिक्रिया की आणविकता, बैठो, हमने पढ़ा अभिक्रिया की आणविकता। अभिक्रिया की आणविकता हमने पढ़ ली कि तीन प्रकार की रहे। अब अभिक्रिया की आणविकता सरल अभिक्रियाओं की तो हमने पढ़ ली। अब हेडिंग डाल लो जटिल अभिक्रियाओं की आणविकता, यानी जटिल अभिक्रियाओं की आणविकता। जटिल अभिक्रियाओं की आणविकता। भैया मैंने तुम्हें एक चीज़ बताई थी, मैंने तुम्हें बताया था कि सरल अभिक्रियाओं की तो आणविकता हम ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन हम जटिल अभिक्रियाओं की आणविकता ज्ञात नहीं कर सकते। तो हम इसे ही पढ़ेंगे कि जटिल अभिक्रियाओं की आणविकता क्यों ज्ञात नहीं की जाती। तो हेडिंग डालो जटिल अभिक्रियाओं की आणविकता और मेरे साथ इसमें लिखते चलो। सर्वप्रथम जटिल अभिक्रियाओं की क्रियाविधि को लिखते हैं। सर्वप्रथम जटिल अभिक्रियाओं की क्रियाविधि को लिखते हैं, जिससे प्रत्येक सरल अभिक्रिया ज्ञात हो जाती है। जिससे प्रत्येक सरल अभिक्रिया ज्ञात हो जाती है। जिससे प्रत्येक सरल अभिक्रिया ज्ञात हो जाती है। अब प्रत्येक पद की अलग अलग आणविकता ज्ञात कर लेते हैं। अब प्रत्येक पद की अलग अलग आणविकता ज्ञात कर लेते हैं। लिखो बेटा जल्दी से। देखो इधर आ जाओ। हमने लिखा जटिल अभिक्रियाओं की आणविकता। हम सब जाना है कि जटिल अभिक्रियाओं की आणविकता ज्ञात नहीं की जा सकती, लेकिन अगर हम जटिल अभिक्रियाओं को सरल अभिक्रियाओं में तोड़ दें तो फिर हम उनकी आणविकता क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मैं तुम्हें एक उदाहरण लिख के दिखा रहा हूँ भैया। उदाहरण देखो, जैसे 4HBr प्लस O2 4HBr प्लस O2 कि हम तोड़ेंगे तो 2Br2 प्लस 2H2O में टूटता है। और भैया ये एक हमारा जटिल अभिक्रिया का उदाहरण है, जटिल अभिक्रिया का उदाहरण।
देखो मैंने बोर्ड पे एक चीज़ लिखी, 4HBr प्लस O2 2Br प्लस 2H2 है। ध्यान रखना है जो उदाहरण है हमारे एक जटिल अभिक्रिया का उदाहरण है। किसका उदाहरण है हमारा? जटिल अभिक्रिया का उदाहरण है। अब हमें पता है कि अभिक्रिया की आणविकता कितनी नहीं हो सकती, 3 से ज़्यादा ही होना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर 1% हम यहाँ देखें तो कितनी डिग्री है आणविकता? 5 डिग्री। तो 5 तो अभिक्रिया की आणविकता नहीं बहुत ही यानी मुश्किल ही हो ही नहीं सकती। तो भैया ये कैसा उदाहरण है हमारे एक जटिल अभिक्रिया का उदाहरण है। अगर हमें कोई कहे कि भैया इसकी आणविकता ज्ञात करके दिखाओ, इसकी आणविकता ज्ञात करके दिखाओ, हम 5 आणविकता तो ज्ञात नहीं कर सकते क्योंकि 5 आणविकता तो हो नहीं सकती। लेकिन हम क्या करेंगे, जो ये रिएक्शन है ना इसे कितने सारे पदों में करा के लिखेंगे और फिर वे कैसी हो जाएंगी। अब तो ये जटिल अभिक्रिया का उदाहरण है, फिर जब हम इसे कई सारे पदों में लिखेंगे तो काय में बदल जाएगी हमारी, ये सरल पदों में टूट जाएगी। मैं तुमसे कैसे कहूँ कि अगर ये दीवार खड़ी है हमारी, इसे कहूँ कि मैं तुम इसे घेर दो तो मुश्किल है कि तुम इसे हाथों से घेर सको। लेकिन अगर तुम ऊपर चढ़ोगे, घेर देगा? घेरिए बेवकूफ़, हथौड़े से भी ना गिरने की जल्दी से। लेकिन हम क्या करें, अगर मैं तुम्हें इसे हथौड़ा दे दूँ तुम सबको और एक ईंट निकालने को तो फिर आसानी से खत्म कर दोगे ना, कर दोगे इसे जल्दी से। तो क्या भैया हमारा जटिल अभिक्रिया 4Br प्लस O2 है तो 2Br2 प्लस 2H2 हो। काय का उदाहरण है एक हमारी जटिल अभिक्रिया का उदाहरण है। अब हम इसे अगर इसकी आणविकता में ज्ञात करनी तो हम इसे सरल अभिक्रिया में तोड़ेंगे, फिर क्या करेंगे, इसकी सबकी एक पद की क्या ज्ञात करेंगे, आणविकता ज्ञात करेंगे। जैसे हमने यहाँ लिखा कि सर्वप्रथम जटिल अभिक्रिया की क्रियाविधि को लिख लेते हैं। हमने जटिल अभिक्रिया, अब इसकी क्रियाविधि लिखेंगे कि देखो ये अभिक्रिया तुम्हें दिख रही है कि HBr प्लस O2 2Br2 प्लस 2H2 बन गया ये अभिक्रिया करके। लेकिन ये अभिक्रिया ऐसे नहीं हुई। ये अभिक्रिया के लिए कई सारे पद हुए। जैसे हमने उस दिन मार्कर ना बनाया था, मार्कर बनाने के लिए अलग अलग कंपनी अपना काम कर रही थी, इसीलिए इस अभिक्रिया को करने के लिए भी यानी कई प्रकार से अभिक्रिया हुई, यानी कई चरण में हुई। अब मैं से तुम्हें वो करके दिखा रहा हूँ। देखो हेडिंग डाल लेंगे हम यहाँ, क्रियाविधि, क्रिया विधि। क्या हेडिंग डालेंगे हम यहाँ, क्रियाविधि। सर्वप्रथम भैया जो हमारा HBr है, जो हमारा HBr है वो हमारा O2 से अभिक्रिया करता है। यानी इसका जो पहला चरण है, इसके कई चरण है भैया, यानी पहला चरण जो हमारा HBr है, जो हमारा HBr है ये अब O2 से अभिक्रिया करेगा और O2 से अभिक्रिया करके HOOBr का निर्माण करेगा, HOOBr का निर्माण करेगा। अब मुझे तुम इसकी आणविकता बता सकते हो, इसकी आणविकता कितनी है? 2। कितनी आणविकता है? 2। भाई 2 ही तो है, आणविकता तो हम देख के बता सकते हैं ना, बता सकते हैं। आणविकता कितनी है? 2। अब जो हमारा HBr इससे HOOBr जो हमें मिला, HOOBr मिला, उसकी अभिक्रिया फिर हमारी HBr से दोबारा कराओ, HBr से दोबारा कराओ। तो भैया जो हमारा मिलेगा आपके इसमें 2HBr मिलेगा, 2HBr मिलेगा। अब तुम इसकी आणविकता बता सको बाबू, इसकी आणविकता कितनी है हमारी? 2। 3 कहाँ है बाबू? 2 ही तो है। आणविकता कितनी होगी? 2। अब भैया जो हमारा ये मिला HBrO मिला, इसकी फिर अभिक्रिया HBr से कराओ, HBr से कराओ। तो फिर जो हमें मिलेगा, इससे मिलेगा Br2 प्लस H2O मिलेगा। अब मुझे तुम इसकी आणविकता बता सकते हो भैया कितनी इसकी आणविकता? इसकी आणविकता फिर कितनी है हमारी? 2। आणविकता कितनी आ गई हमारी? 2 आ गई। देखो हमारी एक रासायनिक अभिक्रिया थी 4HBr प्लस O2 2Br2 प्लस 2H2O, ये तो लिख रही है अभिक्रिया। अब तुम कहोगे कि भैया ये तो यानी एक पद में लिख रही है अभिक्रिया, लेकिन ये अभिक्रिया ऐसे नहीं हुई। ये अभिक्रिया क्या है? ये अभिक्रिया 3 पदों में होगा जाके। क्या पदों में होगा जाके? लो पहला दूसरा तीसरा 3 पदों में अभिक्रिया हुई जाके। सबसे पहले हमारा HBr ने ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करी। किसके साथ अभिक्रिया करी? ऑक्सीजन के साथ। ओ भैया बाद में लिख रहा है, इधर को देख ले। HBr ने ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया की तो क्या बना? HOOBr बना। हमें बताया कि इसमें 2 तत्व बाहर लग रहे, एक तो ये रहा, एक तो इसकी आणविकता कितनी होगी? 2 होगी। लेकिन यही फिर दूसरे पद में जो हमारा हमें प्राप्त हुआ HOOBr, जो हमें प्राप्त हुआ, फिर उसने किसके साथ अभिक्रिया करी? HBr के साथ अभिक्रिया। फिर हमें मिलेगा 2HBrO मिलेगा। फिर जो हमें मिला HBrO मिला, फिर HBrO ने फिर किसके साथ अभिक्रिया करी? HBr के साथ। फिर हमारा क्या मिला? Br2 और फिर हमें क्या मिलेगा? H2। देखो फिर सेम टू सेम ऐसे का ऐसे मिल गया। तो ये अभिक्रिया कितने चरणों में हुई? 3 चरणों में हुई। तो ध्यान रखना, अब तो हम इसकी आणविकता ज्ञात कर सकते हैं ना, ज्ञात कर सकते हैं। तो हम क्या समझे कि जो हमारी जटिल अभिक्रिया रहे हैं ना, अगर हम जटिल अभिक्रिया को सरल अभिक्रिया में तोड़ दें तो फिर उनकी आणविकता क्या हो जाए? ज्ञात होने की संभावना हो जाए। लेकिन ये क्या है, हमारी जटिल अभिक्रियाओं की आणविकता ज्ञात नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम जटिल अभिक्रिया को सरल अभिक्रिया में तोड़ दें तो फिर क्या हो जाएगा? उसकी आणविकता ज्ञात हो जाए।
भैया हमारी जटिल अभिक्रिया की आणविकता तो ज्ञात नहीं हो रही, लेकिन हम अगर इसे सरल अभिक्रिया में तोड़े तो फिर तो मैंने इसकी आणविकता निकाल ली नहीं निकाल ली? ताल लो, अब इसे तो सब ताल लो, ध्यान रखना। और भैया जो इसमें है नी, जो ये है ये तो स्लो हुआ है, ये थोड़ी, ये दोनों स्टेप फास्ट हो गए, ये दोनों लिख लेना। देखो अब सब आ जाओ भाई, इधर की तरफ आ जाओ, मैं इसे मिटाने वाला हूँ। बस एक बार वो समझ लो कि जटिल अभिक्रियाओं की आणविकता, सर्वप्रथम जटिल अभिक्रियाओं की क्या लिखते हैं हम? क्रियाविधि। हमने जटिल अभिक्रिया की एक जटिल अभिक्रिया थी, इसकी क्या लिखी हमने? क्रियाविधि लिखी। अब क्रियाविधि लिखते हैं जिससे प्रत्येक सरल अभिक्रिया ज्ञात हो जाती है। अब ना बताओ, यू भी एक सरल अभिक्रिया, यू भी एक सरल अभिक्रिया, यू भी सरल अभिक्रिया हमारी बन गई, ज्ञात हो जाती है। अब प्रत्येक पद की क्या कर लेते हैं? अलग अलग आणविकता ज्ञात कर लेंगे। अब तुम कहोगे भैया टोटल आणविकता जोड़ तो 6 हो जाएगी भाई, 2 2 2 4 2 6 हो जाएगी। क्या कभी किसी अभिक्रिया की आणविकता 6 हो सके? वो 3 होने के तो लाले पड़ रहे थे, 6 तो होना क्या हो जावे हमारी, और भी मुश्किल है ना है। तुम कहोगे भैया कोई सा इंटेलिजेंट जैसे फरहान है ना भैया 2 और 2 4 2 6, भैया यू वाले तो पद है ना, यानी यू अभिक्रिया को हमने 3 पदों में लिख दी, तो 2 इसकी आई 2 इसकी आई 2 इसकी आई, तो कितनी लिख दें इसके नीचे? 6। क्या कभी ऐसे लिख सका क्या किसी अभिक्रिया की आणविकता 3 से ज़्यादा क्यों, यानी 3 ही होना क्या हुआ है? बहुत मुश्किल हो जाता। तो भैया 6 होना तो बड़ा ही मुश्किल काम है, नहीं 6 तो हो ही नहीं सकती बिल्कुल भी। तो क्या है भैया, तो ध्यान रखना, अभी हमारी क्या है, अब हमारी ये सरल अभिक्रिया बन गई है, ये अभी जटिल अभिक्रिया नहीं है, अब ये क्या बन गई हमारी? सरल अभिक्रिया। और हमने जब अभिक्रिया की आणविकता पढ़ी थी, मैंने तुम्हें एक चीज लिखाई थी कि सरल अभिक्रिया की आणविकता क्या कर सकते हैं हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन जटिल अभिक्रिया की आणविकता ज्ञात नहीं कर सकते। लेकिन जटिल अभिक्रिया की आणविकता जब ज्ञात कर सकते हैं, अगर हमने क्या कर लें? सरल अभिक्रिया में तोड़ ले, सरल अभिक्रिया में टूट गई तो आणविकता अपना भी ज्ञात हो जाएगी, उसकी हो जाएगी नहीं हो जाएगी। तो समझ में आ गया भैया जटिल अभिक्रिया की आणविकता क्यों ज्ञात नहीं किया जा सकती है नहीं। अब नोट करके लिखो, 2-1 पॉइंट नोट करके लिख लो, मैं इसे मिटा रहा हूँ ऐसे। लिखो लिखो जटिल अभिक्रियाओं की कुल आणविकता, जटिल अभिक्रियाओं की कुल आणविकता कभी भी ज्ञात नहीं की जा सकती। जटिल अभिक्रियाओं की कुल आणविकता कभी भी ज्ञात नहीं की जा सकती। जटिल अभिक्रियाओं की कुल आणविकता कभी भी ज्ञात नहीं की जा सकती। दूसरा नोट, जटिल अभिक्रियाओं की कोटि ज्ञात कर सकते हैं। हाँ, जटिल अभिक्रियाओं की कोटि ज्ञात कर सकते हैं। जो जटिल अभिक्रियाओं की कोटि ज्ञात कर सकते हैं जिस पद का वेग सबसे कम होता है, जिस पद का वेग सबसे कम होता है उस पद से कोटि ज्ञात की जाती है। उस पद से कोटि ज्ञात की जाती है। उस पद से कोटि ज्ञात की जाती है। लिखो भैया, उस पद से कोटि ज्ञात की जाती है। बाबू चुप हो जाओ। हमने 2 नोट करके लिखे, जटिल अभिक्रियाओं की कुल आणविकता कभी भी ज्ञात नहीं की जा सकती। जैसे अभी हमने जटिल अभिक्रिया के 3 पद लिखे थे, तो हम नहीं कह सकते कि भैया वे टोटल आणविकता उसकी 6 लिख लो, क्योंकि क्या कहती है उसने पहले कहती कि जटिल अभिक्रियाओं की कुल आणविकता क्या है, कभी भी ज्ञात नहीं की जा सकती। हम उसे सरल अभिक्रिया की आणविकता कह सकते हैं, लेकिन किसकी आणविकता नहीं कह सकते? जटिल अभिक्रियाओं की आणविकता नहीं कह सकते। भैया ये बताओ, ये और फ्रन, ये पॉइंट समझ में आ रहे तुम्हारे? नहीं आ रहे? जटिल अभिक्रियाओं की आणविकता हम कभी भी ज्ञात नहीं कर सकते। अब हमें पता है कि जटिल अभिक्रियाओं की कोटि तो ज्ञात कर सकते हैं। अभी हमें कोटि वाला जब पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था कि जटिल अभिक्रियाओं की कोटि ज्ञात हो जाएगी, लेकिन कोटि कैसे ज्ञात होगी? जिसका वेग सबसे कम होगा उसकी कोटि क्या कर सकते हैं हम? ज्ञात कर सकते हैं। जब हमने मार्कर बनाने वाला उदाहरण एक तरफ लिखा था, मार्कर बनाने वाला उदाहरण बाबू हमने एक तरफ लिखा था ना, लिखा था, मैंने बताई थी कि जिसका वेग सबसे कम होगा उस पे ही क्या करते हैं, उससे ही क्या जाएगी, कोटि ज्ञात की जाएगी। चाहे नोट में अपना जो पिछला हमने नोट लिखवा रखा ना मैंने, उसमें देखना कि मैंने लिखवाया था कि जटिल अभिक्रियाओं की कोटि उस पद से ज्ञात की जाएगी जिस पद का वेग क्या होगा हमारा, सबसे कम होगा। तो जटिल अभिक्रियाओं की कोटि तो ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन कोटि कहां से ज्ञात करें? जिस पद का वेग सबसे
कम होगा। नो बताओ हमारे आणविकता और कोटि वाला यानी दोनों टॉपिक खत्म हो गया। आणविकता और कोटि से कोई क्वेश्चन हो तो भैया पूछ लो, ना तो अगला वाला टॉपिक शुरू करता हूँ मैं। कहते हैं हेडिंग डाल लो आणविकता और कोटि में अंतर, मोस्ट इंपोर्टेंट है भैया, पूछा जावे आणविकता और कोटि में अंतर। 5-6 पॉइंट है इसमें, 5-6 पॉइंट लिखने हैं। आणविकता व कोटि में अंतर। आणविकता व कोटि में अंतर। एक तरफ तुम क्या लिखेंगे, एक तरफ तो आणविकता लिख लो, कोटि लिख लो, कुछ भी लिख लो, तुम्हारी मर्जी है। एक तरफ हम क्या लिखना भैया, एक तो इतना छोड़ लें, एक तरफ लिख लो आणविकता, एक तरफ लिख लें आणविकता, एक तरफ लिख लें कोटि। भैया नंबर 1 करके लिखो। मैंने तुम्हें बताया था जब मैं कोटि पढ़ा रहा था, मैंने तुम्हें बताया था कि कोटि एक ऐसा मान है, इसे हम कहाँ ज्ञात कर सकें, खाली यानी कोटि को हम किसी भी अभिक्रिया की कोटि देख के बताई जा सकती है, नहीं बताई जा सकती, नहीं बताई जा सकती। कोटि कैसा मान है हमारा, एक प्रायोगिक मान है। मैंने लिखवाया था, नहीं लिखवाया था, क्योंकि इसे कहाँ ज्ञात कर सकते हैं हम, जाके खाली लैब में ही जाके ज्ञात कर सकते हैं। तो लिखो भैया, हाँ, इसे प्रयोगों द्वारा ज्ञात किया जाता है। अगर हम इस पर प्रयोग करेंगे, इसे लैब में ले जाकर क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे, इसे जब भी ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन भैया हम बात करें आणविकता की, इसे कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इसे क्रियाविधि, इसे क्रियाविधि द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, इसे क्रियाविधि द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। नंबर 2, यह प्रायोगिक मान होता है, और भैया ये है सैद्धांतिक मान, हाँ ये सैद्धांतिक मान होता है। नंबर 3 लिखो भैया, कोटि शून्य, ऋणात्मक व भिन्नात्मक भी हो सकती है, भिन्नात्मक भी हो सकती है। लेकिन यही आणविकता की बात करें भैया, आणविकता शून्य, ऋणात्मक, भिन्नात्मक नहीं होती, भिन्नात्मक नहीं होती है। नंबर 4, कोटि सरल व जटिल अभिक्रियाओं की ज्ञात की जा सकती है। लिख लो और आंसर भी समझाओ बढ़िया तरीके से। कोटि सरल व जटिल अभिक्रियाओं की ज्ञात की जा सकती है। आणविकता केवल सरल अभिक्रियाओं की ज्ञात की जाती है। आणविकता केवल सरल अभिक्रियाओं की ज्ञात की जाती है।
कोटि अभिक्रिया के वेग तथा अभिकारकों के मध्य संबंध को बताती है। अच्छा, इसमें भैया यह अभिक्रिया में भाग लेने 5 लिखूँ बस। यह अभिक्रिया में भाग लेने वाले किसी विशिष्ट, यह अभिक्रिया में ऐसे लिखो, यह अभिक्रिया में किसी, यह अभिक्रिया के किसी, यह अभिक्रिया के किसी विशिष्ट पद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को बताती है। लिखो भैया, भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को। हमने क्या पढ़ा? आणविकता व कोटि में अंतर। सबसे पहले मैंने बताया कि इसे प्रयोगों द्वारा ज्ञात किया जाता है। मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी कि किसी भी अभिक्रिया की कोटि हम देखकर ज्ञात नहीं कर सकते। कोटि एक कैसा मान है? कोटि एक प्रायोगिक मान है जिसे हम कहाँ लैब में ही जाकर देख सकते हैं। तो इसे कैसा करेंगे? पहले हम इसे ले जाएंगे लैब में, अभिक्रिया को लेके जाएंगे लैब में और फिर उसका क्या करेंगे? उस पर प्रयोग करेंगे। जब पता चलेगा कि इसकी कोटि कितनी है, जब उसकी कोटि ज्ञात कर सकते हैं। तो यह कैसा मान है? यह प्रयोगों द्वारा ज्ञात किया जाता है। इस पर प्रयोग करने के बाद ही क्या करेंगे समीर, हम इसे ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन यही भैया हमारी आणविकता, इसे क्रियाविधि द्वारा लिख सकते हैं। अभी हमने कई अभिक्रियाओं की क्रियाविधि लिख के दिखाई, इसे क्रियाविधि द्वारा लिख के ज्ञात कर सकते हैं ना, ज्ञात कर सकते हैं। नंबर 2, यह एक प्रायोगिक मान है। प्रायोगिक मान का मतलब है कि अगर कोई तुमसे कह रहा है कि मैं अभिक्रिया को देखूं और उसकी कोटि बता दूंगा, तो गलत कह रहा। अभिक्रिया की कोटि देख के बताई नहीं जा सकती। अभिक्रिया की कोटि जब भी बताई जा सकती है जब उसे लैब में ले जाएंगे, उसके ऊपर टेस्ट होगा, उसकी कोटि जब भी ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन यह क्या है? यह एक सैद्धांतिक मान है। सैद्धांतिक मान का मतलब है, हाँ, बिना देखो नहीं बताता हूं तो देख के पड़ेगा, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा? उसे लैब में नहीं ले जा सकते। क्या करेंगे? उसे हम लैब में नहीं ले जा सकते। देखो सैद्धांतिक मान का मतलब है क्या? हाँ, देख के बता सकते हैं। सैद्धांतिक मान का मतलब क्या है? सैद्धांतिक मान देखो, एक तो प्रायोगिक मान है। प्रायोगिक मान का मतलब है कि हम इसे नहीं क्या, इस पर प्रयोग द्वारा इसे पता कर सकते हैं। लेकिन सैद्धांतिक मान का मतलब है जो लिखा हुआ है वही सही होगा, जो लिखा हुआ है। जैसे अगर किसी में लिख रहा है कि जैसे 2Br, जैसे हमारा कोई 1-2 अभिक्रिया करी थी हमने, जैसे 2HI, तो हम उसको बता सकते हैं कि इसकी आणविकता कितनी होगी? 2 होगी। क्यों होगी? क्योंकि 2HI इसमें क्या ले रहे हैं? हमारे भाग ले रहे। तो ये क्या मान है? ये सैद्धांतिक मान है। इसे हम क्या कर रहे हैं? इसे हम देख के भी बता सकते हैं। अगला मैंने लिखवाया था कि कोटि हमारी शून्य भी हो सकती है। शून्य कोटि की अभिक्रिया तो हमने पढ़ी है। कोटि हमारी ऋणात्मक भिन्नात्मक भी हो सकती है। जब मैंने कोटि वाला टॉपिक पढ़ा था तो मैंने नोट में तुम्हें लिखवाया था कि कोटि हमारी शून्य, ऋणात्मक और भिन्नात्मक भी हो सकती है। लेकिन अभी हमने आणविकता पढ़ी, क्या किसी भी अभिक्रिया की आणविकता शून्य हो सकती है? जैसे मैंने लिखा है यहाँ, जैसे 2HI लिख के हमें क्या मिल रहा था? इससे H2 और क्या मिल रहा था? I2 प्राप्त हुआ। लेकिन अगर मैं इसके आगे से 2 हटा दूं, क्या अब यहाँ कोई संख्या बचेगी? नहीं बचेगी लिखी हुई। हाँ, कोई संख्या बचेगी। क्या बचेगी? यहाँ इसके आगे क्या मिलेगा हमें? 1 हर किसी संख्या के आगे ऑटोमेटिक क्या लिखा रहा है? नहीं लिखा रहता भैया। तो ध्यान रखना, जो हमारी आणविकता है ना, आणविकता ना तो कभी शून्य हो सकती भाई। अगर यही भाग ना लेंगे तो आज्ञा अभिक्रिया क्या होगी? आज्ञा अभिक्रिया होने की ना है। तो ना तो आणविकता क्या है? शून्य। ना तो आणविकता क्या नहीं हो सकती? शून्य नहीं हो सकती। ना ही ऋणात्मक। ऋणात्मक का मतलब क्या भैया? हमारी माइनस वाली। क्या? माइनस वाली। और ना ही भिन्नात्मक भी नहीं हो सकती। तो ध्यान रखना, कोटि तो शून्य, ऋणात्मक, भिन्नात्मक दो तीनों हो सकते हैं। लेकिन आणविकता भैया ना तो हमारी शून्य हो सकती, ना ऋणात्मक हो सकती, ना क्या हो सकती? भिन्नात्मक हो सकती। भैया कोटि सरल व जटिल अभिक्रियाओं की ज्ञात की जा सकती है। हमने पढ़ा कि कोटि सरल अभिक्रिया भी ज्ञात कर लेंगे और जटिल अभिक्रिया भी ज्ञात कर लेंगे। सरल अभिक्रिया की कोटि भी ज्ञात कर सकते हैं, जटिल अभिक्रिया की कोटि भी ज्ञात कर सकते हैं। बस एक चीज का ध्यान रखना, जटिल अभिक्रिया की कोटि किस पद पर निर्भर करती है? जिसका वेग सबसे कम होता है। लेकिन आणविकता केवल सरल अभिक्रिया की ही ज्ञात की जा सकती है। मैंने आणविकता में तुम्हें चीख के बताया कि आणविकता भैया सरल अभिक्रिया की होगी। सरल अभिक्रिया की किसकी होगी? सरल अभिक्रिया की होगी। जटिल अभिक्रिया की आणविकता ज्ञात नहीं कर सकती। अगला भैया, कोटि अभिक्रिया के वेग तथा अभिकारकों के मध्य संबंध को बताती है। कोटि किसे बताती है भैया?
अभिकारकों के वेग यानी कोटि अभिक्रिया के वेग तथा अभिकारकों के मध्य संबंध को बताती है। लेकिन आणविकता यह अभिक्रिया के किसी विशिष्ट पद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को बताती है। जितने भी अणुओं की संख्या भाग लेगी वही उन्हीं को तो बताती है आणविकता। अनुबंधिया कोटि भैया आणविकता के 5 पॉइंट जो मैंने लिखवाई क्लियर है। किसी में कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ सकता है। अभी एक टॉपिक हो रहा है उसे और करेंगे। हो गया? क्या नाम लिख रहा है? समझ में आ गया? हेडिंग डाल लो, छदम अभिक्रिया। छदम एक अणु अभिक्रिया। बताऊंगा क्या है इसे मिटो तो भैया, ये चैप्टर हो जाएगा तुम्हारा खत्म। अभी एक आध दिन इसमें लगेगा। अभी बस इसमें संगत सिद्धांत रह रहे, अभिक्रिया का संगत सिद्धांत। अभिक्रिया कैसे होगा उसका संगत सिद्धांत पढ़ाना मुझे तुम्हें। मैं तुम्हें एक टॉपिक को सीक्वेंस वाइज करा रहा है ना, रोज के रोज तैयार कर लो। सारे के सारे सरल भाषा में लिखवा रहा है। कोई भी ऐसा ना जिसकी लैंग्वेज तुम फिजिक्स वालों से पूछ के देखो, जब फिजिक्स पढ़ रहे होंगे। क्या कह रहा? जी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या? हाँ, या करके नहीं किसी भी नाम से आवे। छदम एक अणु अभिक्रिया, एक अणु अभिक्रिया, एक अणु अभिक्रिया, आभासी प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ये किसी भी नाम से हमारी क्या जगह भैया पूछी जा सकती है। लिख लो भैया इसके बारे में पहले। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसकी आणविकता तो 2 होती है, जिसकी आणविकता तो 2 होती है तथा इसकी कोटि 1 होती है। ऐसी अभिक्रियाओं को छदम एक अणुक अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रियाओं को छदम एक अणुक अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनकी आणविकता तो भैया हमारी कितनी होती है? 2 होती है, परंतु इनकी कोटि कितनी होती है? 1 होती है। ऐसी अभिक्रिया को क्या कहेंगे? छदम एक अणुक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे भैया इसका एक उदाहरण है, मैं उदाहरण लिख रहा हूँ, उदाहरण देख के लिख लो। C12 H22 प्लस O11 प्लस इसकी अभिक्रिया इसे हम जल में घोल लेंगे H2 में, तो हमारा टूटेगा C6 H12 O6 में प्लस C6 H12 O6 में। ये हमारा एक तो ग्लूकोज तो ग्लूकोज है, एक हमारा क्या फैक्टोज है, और एक हमारा क्या भैया हम कह रहे हैं इसे कहना है सुक्रोज। इसकी तुम आणविकता देखते बता रहे होंगे भैया इसकी आणविकता कितनी है? आणविकता कितनी है? 2। और कोटि क्या है इसकी? जब हमें इसे ऐसे तो बता नहीं सकते, लेकिन लैब में ले जाकर इसे चेक करके बता सकते हैं ना। लेकिन इसकी कोटि कितनी है भैया? 1। तो ध्यान रखना, पहले समझ लो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनकी आणविकता तो कितनी होती है? आणविकता तो 2 होती है, और भैया इनकी कोटि क्या होती है? 1 होती है। क्या कहलाती है? ऐसी अभिक्रिया को छदम एक अणुक अभिक्रिया कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, एक आध बार पूछा भी गया है, छदम एक अणुक अभिक्रिया क्या होती है? ताल लो इसे जल्दी से।